अपने गुंबद और मेहराबों से पहचाने जाने वाला बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। रोम, एथेंस और सिकंदरिया अपने अरूज पर भी इसके करीब नहीं पहुंचे थे। 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले इस शहर में शाही ख़ानदान, जनरलों और वज़ीरों के दर्जनों महल थे। मतमव्वल लोगों के बड़े घरों में संगे मरमर के सुतून, एक जीना जो दरिया की तरफ उतरता था या दालान की तरफ, पलस्तर वाली दीवारों पर दबीज पर्दे, सिरामिक टाइल वाले फर्श जिन पर सर्दियों में कालीन बिछा दिए जाते और गर्मियों में हटा लिए जाते, फर्श पर गाव तकिए, निचली मंजिल की एक दीवार के मरकज़ में एक दरवाज़ा जो कि सहन की तरफ खुलता था, जिसमें छोटा फवारा नस्ब हुआ करता था। इससे नीचे किचन जिसमें लोहे की जालियों वाला रोशनदान ताकि हवा का गुजर रहे। गर्मियों में सारा ख़ानदान छत पर सोया करता, दोपहर को गर्मी से बचने के लिए तहखाने में ठंडे कमरे होते थे। इसके मुकाबले में गरीब लोगों के घर कई मंजिला गुंजान आबादी में हुआ करते थे। खजूर के दरख्तों के शहतीर की छत और गारे की ईंटों की दीवारें। शहर की कुशादा सड़कों की बाकायदा सफाई हुआ करती। दजला से निकाली गई नहरों का जाल जिससे घरों को पानी मुहैया किया जाता। बाजार की फ़िज़ा में मुकामी और दरामद शुदा मसालों और इत्र की खुशबू होती और दरिया से पकड़ी गई मछली शाबूत की महक। बगदाद के शहरी इस दरिया के करीब सैर से लुत्फ़ अंदोज़ होते अक्सर नज़र आते। अलफ लैला की दास्तानों के इस शहर को कई मर्तबा उजाड़ा जा चुका है। अपने बसने से चंद ही दहाइयों बाद इस शहर की पहली तबाही उसी के फर्जंद के हाथों होना थी। लेकिन ये कहानी इस शहर को उजाड़ने की नहीं, इस्लामी गोल्डन एज के सबसे अहम किरदार अबुल अब्बास अब्दुल्ला की है, जिन्हें तारीख़ में अल मामून के नाम से जाना जाता है। खरासान से स्याह झंडे बुलंद किए आने वाले बागियों ने बनु उमैया की हुकूमत का तख्ता 751 ईस्वी में उलट दिया। मैदान जंग में शिकस्त खाने वाले बनु उमैया के ख़ानदान को सुलह के लिए ज़ियाफ़त पर बुलाया गया और इस खूनी ज़ियाफ़त के वक्त इस ख़ानदान के 80 अफराद को कत्ल करके 90 साला उमवी दौरे खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया गया। बनु उमैया का सिर्फ एक शहज़ादा इससे बच पाया था। ये खिलाफत अब्बासी के 500 सालों का आगाज़ था, जो इस्लामी सुनहरा दौर कहलाता है। अपने दारुल खिलाफा के लिए अब्बासी खलीफा ने एक नए शहर की बुनियाद 30 जून 762 ईस्वी को रखी, जिसको मदीनतुल इस्लाम का नाम दिया गया, जो फिर बगदाद कहलाया। ये शहर साइंस, लिटरेचर, फ़लसफ़ा, आर्किटेक्चर, मुसव्विरी, शीशागरी, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी का गढ़ रहा। यहाँ के बागों में सासानियों की दानिशगाह की तर्ज पर बसाया गया बैतुल हिकमा यानी कि दानाई का घर अपने वक्त की साइंस का बड़ा मरकज़ था। अब्बासी खलीफा हारून रशीद जिस साल खलीफा बने उसी साल अल मामून का जन्म हुआ। उनकी वालदा फ़ारस की बगावत को कुचलने की मुहिम में हासिल करदा लौंडी मराजिल थी। हारून रशीद के दूसरे बेटे उनकी बीवी ज़ुबैदा से हुए, जो अल अमीन कहलाए। मामून को तालीम व तरबियत के लिए वज़ीर जाफ़र बरमकी के हवाले किया गया, जहाँ पर कुरान हिफ्ज़ किया, शायरी पढ़ी, तारीख़ पढ़ी, अरबी ग्रामर और रियासी। लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी फ़लसफ़े और इल्मुल कलाम में थी। बाद की ज़िंदगी में उनका साइंस का ये जुनून शुरू होने की वजह बनी। जब वलीअहद चुनने की बारी आई तो खालिस नस्ल अल अमीन को तरजीह दी गई। 802 ईस्वी में हारून ने उम्रे का सफ़र अपने 9 उम्र बेटों के साथ किया और यहाँ पर यह ऐलान किया गया कि अल अमीन को खिलाफत मिलेगी और अल मामून को खरासान की गवर्नरशिप। अपने बेटों से इसकी पासदारी का हलफ लिया और इस दस्तावेज़ को काबे के अंदर डिब्बे में बंद करके रखवा दिया गया, जिसको मक्का प्रोटोकॉल कहते हैं। हारून रशीद के दौर में खरासान में बगावत हुई। हारून इससे निमटने के लिए फ़ौज लेकर गए। मामून उनके साथ थे। हारून का रास्ते में बीमारी से इंतकाल हो गया। 23 साला मामून ने उनकी जगह संभाली, बगावत ख़त्म की, खरासान का कंट्रोल हासिल किया और इसमें उनके वज़ीर अल फज़ल ने उनकी मदद की। बगावत दबाने के लिए उन्होंने टैक्स कम कर दिए। अल फज़ल ने मामून का अच्छा इमेज बनवाने, पावर बेस कायम करने में भी बड़ी मदद की। इसी दौरान अमीन और मामून के दरमियान चपकलिश शुरू हो गई। अमीन ने अपना वली अहद मामून की जगह पर अपने बेटे को बना दिया
और खरासान से टैक्स अदा करने का मुतालबा किया। मामून के साथ जो अफवाज गई थी उनको वापस बुला लिया गया। अब मामून ने खरासान में अपनी फौज जमा करना शुरू कर दी। फारस से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल ताहिर की कमांड में मामून ने अब्बासी खिलाफत पर हमला कर दिया। तेहरान में पहली लड़ाई हुई, जिसकी फतह के बाद फारस पर मामून का कब्जा हो गया। मामून की अफवाज की पेशकदमी जारी रही। 812 ईस्वी में ये बगदाद के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। बड़ा मुहासरा शुरू हो गया। अमीन एक मकबूल खलीफा थे। उनको 4 साला दौरे इक़्तिदार में शहरियों की हिमायत हासिल थी। हमलावरों को कड़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मंजनीकों से हमलों और शहर में जगह जगह आग लगाने, दरियाए दजला पर पुल तोड़ने और बहुत ही तवील लड़ाइयों के बाद मामून की फ़ौजों को फतह हुई। बगदाद का बड़ा हिस्सा राख का ढेर बन गया था। अल अमीन ने फरार होने का इरादा किया, लेकिन फिर मुशीरों के कहने पर हथियार डाल दिए। लेकिन अमीन का सर कलम कर दिया गया और काट कर उनके भाई मामून को पेश किया गया। मामून वापस खरासान के शहर मर्व चले गए, जो आज के तुर्कमानिस्तान में है। ये शहर कुछ अरसा अब्बासी सल्तनत का दारुल खिलाफा रहा। अपना जानशीन अपने ख़ानदान में नहीं बल्कि अली रज़ा को बनाया। ये फैसला बगदाद में इंतहाई गैर मकबूल साबित हुआ। मामून को वापस आना पड़ा। इसी सफ़र में अली रज़ा और वज़ीर अल फज़ल पुरअसरार तरीके से इंतकाल कर गए। बगदाद को ताराज करने के 6 साल बाद 819 ईस्वी में मामून दोबारा तामीर शुदा बगदाद लौट आए और जाफ़र बरमकी के बनाए गए महल में रिहाइश इख्तियार की। तारीख़ की किताबें अमीन को नाअहल और मामून को काबिल खलीफा के तौर पर पेश करती हैं। इसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी है कि तारीख़ हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। अलबत्ता मामून का दौर तारीख़ का बड़ा अहम दौर रहा। इस्लामिक गोल्डन एज इल्म की तलाश का दौर है। मामून इस काविश को सपोर्ट करने वाले पहले खलीफा नहीं थे, लेकिन जिस कदर जज्बे और लगन के साथ ये काम उन्होंने किया, जिस कदर आज़ाद मुकालमों और फ़िक्र का माहौल बनाया, इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अरब मौर्रिख इब्न नदीम अपनी किताब फहरिस्त में लिखते हैं कि मामून ने बगदाद आकर एक ख्वाब देखा था, जो मामून ने खुद अपनी ज़ुबान में बयान किया था। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा, घनी भवें, नीली आंखें, गंजा सर, तंदुरुस्त जिस्म। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, अरस्तु। मैंने पूछा, है फ़लसफ़ी, ये बता दें कि सच क्या है, अच्छाई क्या है? अरस्तु ने जवाब दिया, जो भी तुम अपनी अक्ल से पहचान लो। मैंने कहा, इसके बाद? अरस्तु ने कहा, वो जिस पर आम राय में इत्तफाक हो जाए। मैंने कहा, इसके बाद? अरस्तु ने कहा, इसके बाद कुछ भी नहीं। मैंने कहा, तो फिर मैं इसको पहचान कर रहूँगा। मामून का ये ख्वाब तो मौर्रिख का तख़य्युल हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मामून ने बाकी ज़िंदगी जुनून की हद तक इसमें लगा दी। बैतुल हिकमा में दुनिया भर से आने वाले काम का तर्जुमा पहले भी किया जा रहा था, लेकिन तर्जमे का काम तेज़ तर कर दिया गया। इसमें किसी मौजू की क़ैद नहीं रखी। यूनानी, फ़ारसी, संस्कृत जो भी जहाँ से मिला उसका अरबी तर्जुमा होने लगा। मामून ख़ुद रोज़ बैतुल हिकमा जाया करते, मुबाहिस में हिस्सा लिया करते। दुनिया भर के इल्म से इस्तिफ़ादा करने की रिवायत डाली गई। फितरत की खोज लगाना अच्छी कद्र करार पाया। साइंस को कभी इतनी ज़्यादा हुकूमती सरपरस्ती नहीं मिली थी। इसका नतीजा ये निकला कि ये वो दौर था जब अरब में साइंस के बड़े बड़े नाम पैदा होना शुरू हुए। मामून के जुनून ने सिकंदरिया की लाइब्रेरी के ज़वाल के कई सदियों बाद साइंस को बगदाद में पूरी तरह ज़िंदा कर दिया था।